हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आप लोगों के काफ़ी डिमांड पे घटना चक्र का आज हम लोग समान विज्ञान भी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं, आधुनिक भारत कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी का सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। हम लोग रैंडमली में अब समान विज्ञान का भी सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। समान विज्ञान घटना चक्र के बुक से यह उठाया गया है। समान विज्ञान में आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन से जितने भी इंपॉर्टेंट जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल हो गया, बहुलक हो गया, ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और कार्बनिक रसायन से जितने भी क्वेश्चंस घटना चक्र बुक्स में लिस्टेड हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। सारे क्वेश्चन पे एक एक प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी और सारे का विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यह सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियो जो है वो लाभदायक साबित होगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और फिर लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बनिक रसायन। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो सभी जितने भी जैव यौगिक हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। देखिए, जो संसार के जो सभी जैव पदार्थ हैं वो कार्बनिक यौगिकों से बने हुए होते हैं और कार्बनिक यौगिक में जो सबसे मुख्य रूप से अनिवार्य रूप से पाया जाता है वो कार्बन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा एक जो है वो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः जो उत्तरदायी था वो कौन था? कार्बन था, हाइड्रोजन था और नाइट्रोजन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो जीव विज्ञानी जीवन है उसके लिए 6 पदार्थों को जरूरी मानता है। ठीक है, वो कौन कौन से पदार्थ हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। ठीक है, और जीवन से जितनी भी जुड़ी हुई जो आधारभूत रसायन है जैसे कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये सब जो है वो इन्हीं मूल तत्वों से बने हुए होते हैं। आगे कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन के अणुभार के बढ़ते हुए अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अच्छा, हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से बने हुए यौगिक को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगर आप इसके अणुभारों के बढ़ते हुए अनुक्रम में सजाइएगा तो पहले नंबर पर होगा मीथेन यानी CH4, फिर होगा एथेन C2H6, फिर होगा प्रोपेन C3H8 और फिर होगा ब्यूटेन C4H10। आगे कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जोड़े जाते हैं, द्विबंध का मतलब होता है डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़े जाते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो एल्कीन कहलाता है या फिर उसको ओलोफिन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन। एल्कीन का जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है? CN और H2N होता है। ये सब आप लोगों को ने पढ़ रखा होगा। इस श्रेणी का जो प्रथम यौगिक होता है वो एथिलीन कहलाता है, मतलब C2H4 होता है। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में किसका किया गया था? मस्टर्ड गैस का किया गया था। ठीक है, जिसको कि C4H8Cl2S से इसका जो है वो केमिकल फार्मूला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड गैस। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। ठीक है, यह एक जहरीला गैस है जो कि खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है। अच्छा, यह तो बात हो गई कि प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में लियोसाइड का उपयोग किया गया था। क्लियर है? आगे कह रहा है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग अभी हम लोगों ने देखा कि रासायनिक युद्ध में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। तो यह क्या होता है? एक द्रव होता है। कमरे के तापमान पर अगर आप मस्टर्ड गैस को रखते हैं तो यह मूल रूप से लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव। आगे कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। ब्यूटेन यानी C4H10। क्लियर है? ब्यूटेन क्या है? एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग जो है वो सिगरेट लाइटर में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वो निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? अच्छा, पहले तो ये बताइए भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी? तो ये हुआ था 2 दिसंबर 1984 को। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? भोपाल में एक स्थित था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। उसके कीटनाशक संयंत्र से मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड।
नेक्स्ट कह रहा है कि छपाई में प्रयोग किए जाने वाली स्याही जो है वो निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है, यह पूछ रहा है आपसे। तो वह जो है वो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। देखिए मीथेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मीथेन में एक्चुअली होता क्या है कि यह जो है वो एल्केन श्रृंखला का प्रथम यौगिक है। पहले तो मीथेन से यह याद रखिए। दलदली स्थानों पर पाया जाता है, इसके कारण इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। और यह एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह जो है वो काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इसको क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो कि छपाई के काम में आता है। आगे कह रहा है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है वो है धान का खेत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। धान का खेत हो गया, कोयले की खदान हो गया, घरेलू पशु वातावरण हो गया, यही सब में मीथेन का उत्सर्जन जो है वो मानवीय स्रोत यही सब है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत के, तो आर्द्र भूमि हो गया, समुद्र हो गया, ये सब जो है वो मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। क्लियर है। मीथेन जो है वो वायु से हल्की है, एक नॉन टॉक्सिक गैस है। और यह जो है वो जल में उपलब्ध विलय परंतु अल्कोहल व ईथर में पूर्ण विलय है, ठीक है। यह जो है वो जल में क्या है, उपलब्ध विलय है, और अल्कोहल और ईथर में क्या है, पूर्ण विलय है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। बायोगैस की अगर बात कीजिएगा तो कीटनाशी सुमेलित नहीं है। बायोगैस ये गोबर के साथ मैच कर सकता है। वहीं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की अगर बात करते हैं तो हृदय विकार ये बिल्कुल सुमेलित है। वहीं कह रहा है डीडीटी गोबर, ये सामने लिखा हुआ है, नहीं, डीडीटी कीटनाशी के साथ मैच कर सकता है। और निकोटीन जो है वो तंबाकू, ये सही है। तो यानी कि दूसरा और चौथा जो है वो सही है और पहला और तीसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है वो फल पकाने में सहायता करता है। तो फल पकाने में इथेफॉन सहायता करता है, ठीक है। तो इथेफॉन का यूज जो है हम लोग कच्चे फलों को पकाने में किए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इथेफॉन। वहीं याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी गैस जो है वो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त है, तब आपका आंसर जो है वो एथिलीन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है वो फल पकाने के उपयोग में लाया जाता है। तो फल पकाने के उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि CaC2, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो एसिटिलीन के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो कि फलों के पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड जो है वो जल के साथ, यानी नमी जो होती है उसके साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बना लेता है। आगे कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो कैल्शियम कार्बाइड अभी हम लोगों ने देखा कि वह जो जल, मतलब कि जो नमी के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, एसिटिलीन गैस बना लेता है। एसिटिलीन यानी क्या, C2H2 बना लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन उत्पन्न करता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा जो है वो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। वहीं एसिटिलीन का उपयोग और किस किस चीज़ में किया जाता है। एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है, कपूर बनाने में किया जाता है, बेंजीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो यह सब में भी एसिटिलीन का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे कह रहा है कि एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्डन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इसके द्वारा होता क्या है कि क्लोरोइथेन का निर्माण किया जाता है, जो कि प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं आगे कह रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति की जा सकती है, ये गलत है। ये सिलिकॉन कार्बाइड नहीं, यहाँ कैल्शियम कार्बाइड होना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण करके इसकी सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है एसिटिलीन को, ठीक है। एसिटिलीन से एक चीज़ और याद रखिएगा, एसिटिलीन को शुद्ध ऑक्सीजन में जलाने पर अति उच्च ताप जो है वो उत्पन्न होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि फ्लोरिनिक कार्बोनिक यौगिक यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्लोरिन्स की अगर आप लोग बात कीजिएगा ना, तो यह कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, ठीक है। यह क्या है, एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है, तो यही गलत है। आगे कह रहा है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। कीरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन, बिल्कुल सही है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सुमेलित है। कह रहा है मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव सुमेलित है। टेफ्लॉन जो है कह रहा है फ्लोरीन युक्त बहुलक सुमेलित है। और फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो कार्बन परिवार का एक अपरूप है, यानी कि एलोट्रॉप्स है, जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु जो है वो संगठित रहते हैं। इसे C60 से भी व्यक्त किया जाता है और इसकी खोज जो है वो 1985 में एक वैज्ञानिक थे रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, उनके द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो फ्लोरीन भी रख दिया गया है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ब्लैक गोल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लैक गोल्ड कब, 2019 में, ठीक है। फ्लोरीन की बात करते हैं तो कब, अभी हम लोगों ने देखा 1985 में। गैफ्रीन की बात करते हैं तो 2004 में। और केवलार की अगर बात करते हैं तो 1965 में इसका सर्वप्रथम संश्लेषण हुआ था। अब आप इसको बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको अरेंज कर लीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर ब्लैक गोल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ब्लैक गोल्ड जो है वो 2019 में मुंबई में स्थित जो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान है उसके वैज्ञानिकों के द्वारा नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकों का प्रयोग करके सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त हुआ था। आगे कह रहा है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। पायरीन अग्निशामक बिल्कुल सुमेलित है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा बिल्कुल सुमेलित है। फ्रेऑन प्रशीतक सुमेलित है। और फ्लोरीन युक्त बहुलक ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा फ्लोरीन जो है वो एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है। आगे कह रहा है कि बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह पूछ रहा है। इसमें 6 सिग्मा एवं 6 पाई बंध होते हैं, गलत है। इसमें 12 सिग्मा एवं 6 पाई बंध होते हैं, गलत है। इसमें 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंध होते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। देखिए बेंजीन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, ये C6H6 होता है। यह क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। देखिए बेंजीन के एक बात अगर याद रखिएगा, बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बेंजीन में सिग्मा कितना होता है, 12 सिग्मा और 3 पाई बंध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बेंजीन का अगर आपसे उपयोग पूछ दे कि बेंजीन का उपयोग कहाँ होता है, तो बेंजीन का उपयोग जो है वो ड्राई क्लीनिंग में, प्लास्टिक में रंजक व औषधियों आदि के निर्माण में और कीटनाशकों के निर्माण में भी बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है। तो CO समूह का आबंध क्रम क्या है, 3 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आबंध क्रम का मतलब समझते हैं क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर एक ऐसी संख्या है जो कि हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले जो 2 परमाणु हैं उनके मध्य जो उपस्थित बंधन है वो कितना मजबूत है। ठीक है, देखिए जब आबंध क्रम अधिक होता है तो इसका मतलब है कि अधिक मजबूती, तथा आबंध क्रम कम होता है तो वो कम मजबूती जो है वो प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अल्कोहल। अल्कोहल से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा अल्कोहल से रिलेटेड है, वो ये कह रहा है एथिल अल्कोहल, मतलब कि कहने का मतलब एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल हम लोग जिसको कहते हैं, या एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल में निम्न में से निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जा सकता है। देखिए इथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है और इसमें मिथेनॉल एवं पिरिडीन मिलाकर इसको पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो मिथेनॉल और पिरिडीन मिला देने से यह होता क्या है, यह जहर बन जाता है और इससे फिर पीने वाली व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक चीज़ और इथाइल अल्कोहल से याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल को स्प्राइट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। स्प्रिट ऑफ वाइन भी इसको कहा जाता है। आगे कह रहा है कि जब उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता, मतलब आदमी अंधा हो जाता है, आदि होती है, हानिकारक पदार्थ क्या है, वो है यही मेथिल अल्कोहल, जिसको कि हम लोग मेथनॉल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेथिल अल्कोहल यानी कि मेथनॉल यानी CH3OH। ठीक है, वहीं इसको क्या कहा जाता है, इसको वुड स्प्रिट के भी नाम से जाना जाता है। देखिए यह जो मेथिल अल्कोहल है, इसका अगर कोई आदमी अत्यधिक सेवन करता है तो वो अंधा हो जाता है या फिर पागलपन हो जाता है या फिर उसकी फिर मृत्यु भी हो जा सकती है।
नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा मेथिल अल्कोहल यानी मेथनॉल को क्या कहा जाता है, वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसको पहले लकड़ी के भंजक आसवन जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है उसके द्वारा प्राप्त किया जाता था और इसी के कारण इसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल। देखिए ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बनी जो गन्ने की संकरा होती है उसके फिर किण्वन से क्या होता है, इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल बनता है और इसके पीने से क्या होता है, मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। आगे कह रहा है कि ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। तो इसको जाइमेज एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। आप लोग एक इक्वेशन पढ़े होंगे C6H12O6, उसको जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब C2H5OH जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन होता है और उसके बाद 2CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। नेक्स्ट कह रहा है कि सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तो यह अल्कोहल के उत्पादन के लिए है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल के उत्पादन के लिए। देखिए शराब की अगर बात कीजिएगा तो वो क्या है, एक अल्कोहल ये पेय है जो कि भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाया जाता है और उसमें सब में क्या होता है, अल्कोहल की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। जैसे आप लोग नाम सुने ही होंगे कि रम होता है, विस्की होता है, बियर होता है, ब्रांडी होता है। तो ये सारा जो चीज़ है इसमें क्या होता है, इसमें अल्कोहल की मात्रा जो है वो अलग अलग होती है। जिसमें बियर में जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो सबसे कम होती है और जो रम होता है उसमें अल्कोहल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लगभग 45 से 55% तक रम में अल्कोहल की मात्रा होती है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहा जाता है। तो जौ के अंकुरित बीजों से किण्वन से बने शराब को क्या कहा जाता है, बियर या फिर विस्की। ठीक है, बियर और विस्की जो होता है उसमें कच्चा माल जौ लगता है, वहीं रम को बनाने में कच्चा माल सीरा लगता है, ब्रांडी को बनाने में कच्चा माल अंगूर लगता है, शैंपेन को भी बनाने में कच्चा माल अंगूर लगता है, बियर को बनाने में कच्चा माल जौ लगता है। क्लियर है। जो अधिकतर बियर जो होता है वो जौ के किण्वन से ही बनाया जाता है और इसीलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब के भी नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुलक। बहुलक से जो क्वेश्चन है वो कह रहा है प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है वो क्या है। तो प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, आइसोप्रीन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन है। देखिए बहुलीकरण की अगर आप लोग बात कीजिएगा ना तो बहुलीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु जो है वो आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बना लेते हैं और बहुलीकरण में जो भाग लेने वाले अणुओं के एक अलग और उत्पाद होता है, उत्पाद को क्या बोला जाता है, बहुलक बोला जाता है, यानी पॉलीमर कहा जाता है। वहीं आइसोप्रीन की अगर बात कीजिएगा तो आइसोप्रीन जो है वो एक रंगीन द्रव है जो कि पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो प्राकृतिक बहुलक नहीं है यह पूछ रहा है। देखिए ऊन तो प्राकृतिक बहुलक है, चमड़ा भी है, रेशम भी है, नाइलोन नहीं है। नाइलोन जो है वो मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है, आप लोग पढ़े होंगे, और इसका उपयोग जो है वो जाल, टायर या पैरासूट के कपड़ा बनाने में किया जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। देखिए बेकेलाइट नहीं है, केवलार नहीं है, लेक्सॉन नहीं है, रेशम है एक प्राकृतिक बहुलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो गैर सेलुलोजी रेशों का उदाहरण है। तो गैर सेलुलोजी रेशों का उदाहरण क्या है, यहाँ पे नाइलॉन हो जाएगा। नाइलॉन क्या है, एक गैर सेलुलोजी रेशों का उदाहरण है। बाद बाकी रेयॉन जो हो गया, लिलन जो हो गया, ये जूट हो गया, ये सब जो है वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं, लेकिन जो नाइलॉन है वो नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, ये सब जो है वो गैर सेलुलोजी रेशों का उदाहरण है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है वो एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। तो थर्मोप्लास्टिक नहीं कौन है यहाँ पे, टेफ्लॉन है, पॉलिस्टीरीन भी है, पॉलीथीन भी है, नियोप्रीन नहीं है। नियोप्रीन जो है वो एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बल्कि ये नियोप्रीन जो है वो क्लोरोप्रीन का एक उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है जिसका उपयोग जो है वो पाइप, बेल्ट ये सब बनाने में किया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बहुलक नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्च तो है, रुई भी है और प्रोटीन भी है। यहाँ पे घी जो है वो बहुलक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घी जो नहीं है। बाद बाकी स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, रुई, रेशम, ऊन, चमड़ा, ये सब जो है वो प्राकृतिक बहुलक है।
आगे कह रहा है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस जो है वो उत्पन्न होती है, तो प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक से याद रखिएगा, प्लास्टिक जो है वो आधुनिक युग का सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है वो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड की बात कीजिएगा तो यह एक सिंथेटिक फाइबर है और इसका ब्रांड नेम क्या है, तो इसका ब्रांड नेम है केबलर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है वो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पॉलीएमाइड का किया जाता है। अच्छा हाँ, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पूछ रहा है, तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में जो है वो केबलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केबलर क्या है, यह एक सिंथेटिक फाइबर है और यह जो है वो पॉलीपेराफेनिल टेट्रामाइलाइड का ट्रेडमार्क नाम है, अभी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट के बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, लेमिनेटेड कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेमिनेटेड कांच का। देखिए बुलेट प्रूफ कांच जो है ना वो मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों के बीच क्या किया जाता है, पॉलीकार्बोनाइट की एक परत डालकर बनाया जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं, लेमिनेशन कहा जाता है, इसीलिए ये लेमिनेटेड कांच कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग जो है वो बुलेट प्रूफ वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। तो देखिए केबलर का प्रयोग किया जाता है, ग्लिप्टॉल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेक्सॉन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 का प्रयोग किया जाता है। देखिए केबलर और जो लेक्सॉन है इसका प्रयोग जो है वो बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन ये सब बनाने में किया जाता है। लेकिन अगर ग्लिप्टॉल की अगर बात करते हैं ना तो यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसमें तन्यता जो है वो नहीं होती है और इसी के कारण इसका इस्तेमाल जो है वो पेंट बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें तन्यता जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा ड्रेकॉन जो है वो बहुलक है, बिल्कुल सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा पॉलीथीन जो है वो पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, ये गलत है, क्योंकि प्राकृतिक रबर क्या है, आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक रबर कहते हैं और उसका उदाहरण क्लोरोप्रीन है। क्लियर है। तो अगर प्राकृतिक रबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या है, आइसोप्रीन का बहुलक है, तो यह गलत है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है। तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और इसका उपयोग जो है वो बर्तनों पर नॉन स्टिक जो बर्तन होता है, मतलब न चिपकने वाली जो सतह है उसके रूप में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग जो है वो न चिपकने वाले कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा किसका किया जाता है, टेफ्लॉन का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का डेंसिटी कितना होता है, टेफ्लॉन का डेंसिटी होता है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, ये इसका डेंसिटी होता है और अगर मेल्टिंग पॉइंट गलनांक पूछ दे तब इसका होता है 327 डिग्री सेल्सियस टेफ्लॉन का। नेक्स्ट कह रहा है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट है हमारा कि टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन क्या है, एक फ्लोरोकार्बन है, जो कि टेफ्लॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह क्या है, एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है वो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक ऑक्साइड। याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड के अलावा भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का भी प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पॉलीमर नहीं है, यह पूछ रहा है। तो नायलॉन तो है, टेफ्लॉन भी है, पॉलीस्टाइरीन भी है, कैप्रोलैक्टम जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है, यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कि नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कृत्रिम पदार्थ नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए लेक्सॉन है, टेफ्लॉन है, नियोप्रीन भी है। फाइब्रोइन नहीं है क्योंकि यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि अम्लीय प्रोटीन होता है, जो कि रेशम तंतुओं के घटक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो फिनॉल का प्रयोग जो है वो बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि 1907 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लियो बैकलैंड। उन्होंने ही फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाकर बेकेलाइट का निर्माण किया था। नेक्स्ट कह रहा है बेकेलाइट जो है वो निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो अभी हम लोगों ने देखा बेकेलाइट जो है वो मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बेकेलाइट की अगर आप बात कीजिएगा तो बेकेलाइट जो है वो एक आरंभिक प्लास्टिक है और इसका रासायनिक क्या है C6H6O और होल एन, मतलब होल में एन है। और यह एक थर्मोसेटिंग फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड का रेजीन होता है जो कि फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन प्रतिक्रिया मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है वो जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, मतलब बायोडिग्रेडेबल। जैव निम्नीकृत का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल, नहीं किया जा सकता। तो किसका नहीं किया जा सकता? पीवीसी का नहीं किया जा सकता, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड का नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वैसा बहुलक है जिनका विखंडन जो है वो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा समय के साथ साथ प्राकृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से होता है। जैसे कि सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब क्या है? जैव निम्नीकृत बहुलक है। लेकिन पीवीसी की अगर बात कीजिएगा तो यह जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल से जो क्वेश्चन है वो उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए क्यों अधिक तेज है ये समझिए इस बात को। क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो है वो और एसिटिक एसिड, इसमें अधिक तेज अम्ल होने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, H+ जो है वो प्रोटॉन जो है, H+ प्रोटॉन जो है वो आसानी से मुक्त होता है। तो जब आसानी से मुक्त होगा तो वो अधिक तेज अम्ल होगा। तो इसको ये तो सही है। फिर कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड की अगर बात कर ले या एसिटिक एसिड की बात कर ले, दोनों क्या है, दोनों ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक अम्ल है। तो ये दोनों क्वेश्चन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वो एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो थकान अनुभव होने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है। और लैक्टिक एसिड का जो संचय होता है वो त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। और फिर थकान मिटाने के लिए हम लोग आराम कर लेते हैं या फिर मालिश कर लेते हैं, तो हमें थकान से तुरंत राहत मिल जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि नींबू खट्टा जो है वो किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा जो है वो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। और यह जो है वो शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। यानी नींबू खाइएगा तो स्कर्वी रोग जो है वो आपको नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लैक्टिक अम्ल किसके साथ मैच करेगा? देखिए लैक्टिक अम्ल दूध के साथ मैच करेगा। एसिटिक एसिड किसके साथ मैच करेगा? यह सिरका के साथ मैच करेगा। साइट्रिक एसिड अभी हम लोगों ने देखा नींबू में। और ब्यूटेरिक एसिड किसके साथ? जो मक्खन होता है उसके साथ मैच करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की बात कर रहा है, तो यह नींबू में, यह बिल्कुल सही है। माल्टोस, यह माल्ट में, यह बिल्कुल सही है। अच्छा माल्ट क्या होता है पता है? जब आप कोई चीज़ को आप जर्मिनेट करते हैं, मतलब अंकुरित करते हैं और फिर उसको गर्म हवा की सहायता से सुखा देते हैं, तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसी को माल्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल दही, यह गलत है। यहाँ एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल होना चाहिए था दही में, ठीक है। और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वो गलत है। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अचार किसके साथ मैच करेगा? अचार में एसिटिक अम्ल होता है। खट्टा दूध में अभी हम लोगों ने देखा दूध में लैक्टिक अम्ल होगा, खट्टा दूध व दही में। सेब की अगर बात करते हैं तो सेब में क्या होगा? मैलिक अम्ल होगा। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में क्या होगा? कार्बनिक अम्ल होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल जो है वो अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है? तो यह कौन सा अम्ल होता है? टार्टेरिक अम्ल होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टार्टेलिक अम्ल। यह जो है वो अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल। होता है एक्चुअली क्या है कि ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर में किसका, टार्टेरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट कह रहा है कि सिरका जो है वो निम्न में से किस एक का जलीय घोल होता है, तो सिरका जो है वो किसका जलीय घोल होता है, एसिटिक एसिड का होता है, मतलब CH3COOH का होता है। ठीक है, देखिए एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक अम्ल की अगर आप बात करते हैं तो यह एक कार्बनिक अम्ल है जो कि सिरके के खट्टे स्वाद और तीखी गंध के लिए ही उत्तरदायी होता है। देखिए सिरके के जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है ना, उससे इस बात की एकदम से पुष्टि होती है कि वो एसिटिक अम्ल का ही क्या है, जलीय घोल है, और इसका निर्माण जो है वो एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट कह रहा है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, अभी हम लोगों ने देखा, यानी CH3COOH। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सत्य है, यह पूछ रहा है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, बिल्कुल सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। सिरके में उपस्थित बेंजोइक अम्ल होता है, नहीं, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, तो यह गलत है। सिरका जो है वो एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। तो यहाँ ए, बी और डी जो है वो सही है, सी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लग रहा है। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना चिल्ला रहा हूं, तो आप लोग एटलीस्ट 1 सेकंड का टाइम निकाल कर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि यह वीडियो जो है या घटना चक्र का समान विज्ञान का जो आपका वीडियो आज आया है वो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है और यह वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण जो है वो खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटों के कारण होता है। जो कोयला खानी ये सब जो होते हैं उसमें जो अधिकतर होने वाले विस्फोटों का जो कारण होता है वो मीथेन और वायु होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन और वायु। देखिए जो कोई भी अगर हम लोग खदान की बात करते हैं तो उसमें सामान्यतः होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये सब गैसें पाई जाती हैं और इन्हीं की वायु में की जो मात्रा है वो मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बन जाता है। आपको पता होगा कि अगर वायु के साथ 5.15% अगर मीथेन की मात्रा मिल जाए वायु में तो वो क्या हो जाती है, वो विस्फोटक हो जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो विस्फोटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है तो फिर आखिर इसका यूज किस में किया जाता है? इसका यूज जो है वो सूक्ष्म जीवरोधी या फिर कीटनाशी आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोट का नाम जो है वो नोबेल तेल है। नोबेल तेल किसका विस्फोट का नाम है? यह टीएनजी का नाम है। टीएनजी का मतलब क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, और रासायनिक रूप से यह एक कार्बोनिक नाइट्रेट यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टीएनजी यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट कह रहा है कि आरडीएक्स जो है वो आविष्कृत हुआ। तो आरडीएक्स जो है वो किसके द्वारा? एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन फ्रेडरिक हेनिंग, उनके द्वारा आविष्कृत हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनिंग के द्वारा। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आरडीएक्स का होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, तो यह गलत है। कह रहा है टीएनटी एक कीटनाशक है, यह भी गलत है। आरडीएक्स एक विस्फोटक है, यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। आरडीएक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H6N6O6 होता है। ठीक है, और यही आरडीएक्स के उच्च विस्फोटकता के कारण इसका द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर इसको व्यापक रूप में इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो आरडीएक्स का अन्य नाम है। तो आरडीएक्स का एक अन्य नाम भी है साइक्लोनाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है किसको? नाइट्रोग्लिसरीन को। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक भारी रंगहीन और तेलीय विस्फोटक पदार्थ है
और इसको ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है, यह पूछ रहा है। नहीं पाया जाता है तो देखिए किसमें नहीं पाया जाता है, तो एमाटोल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एमाटोल की अगर बात करते हैं तो एमाटोल भी एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है, लेकिन इसमें टाइलून और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित किया जाता है, ना कि इसको नाइट्रोग्लिसरीन इसका संघटक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है, केमिकल क्या है। तो डायनामाइट में ग्लाइसरील ट्राइनाइट्रेट यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है वो विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो विस्फोटक के उत्पादन में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ईंधन, और यह जो है वो लास्ट टॉपिक है। तो ईंधन से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो प्राकृतिक ईंधन है। यहाँ पे देखिए कोल गैस, कोक और तार। कोल गैस को हम लोग कृत्रिम तरीके से बनाते हैं, और कोक और तार जो है वो कोयले या फिर लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त कर लेते हैं। तो यह प्राकृतिक नहीं है। लेकिन पेट्रोलियम की अगर बात करते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं, जो कि पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन जो है वो स्वच्छतम ईंधन है। तो स्वच्छतम ईंधन कौन है, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस है। इसमें बहुत कम मात्रा में क्या होता है, प्रदूषणकारी गैस जो है वो उत्सर्जित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहा है। तो फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे कौन है, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक गैस की अगर बात करते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल्स है, मतलब जीवाश्म ईंधन है। यह जो है वो आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करती है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन होता है, और कुछ मात्रा में एथेन और प्रोपेन भी पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है, मीथेन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस तो है ऐसे कई गैसों का मिश्रण, लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन शामिल होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद जो है वो अंतर्विष्ट होते हैं। यह बिल्कुल सही है। कह रहा है कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए सामान्यतः अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो भारतीय जो कोयला होती है उसमें राख की मात्रा जो होती है वो 25% से लेकर 45% तक होती है। लेकिन जो हम लोग कोयला आयात करते हैं, मतलब जो आयातित कोयला होता है, उसमें राख की जो मात्रा होती है वो 10 से 20% तक ही होती है। तो यह तीनों के तीनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम मान होता है। तो अधिकतम ईंधन मान क्या होता है, अच्छा ईंधन मान होता ही क्या है ये बताइए। देखिए जब कोई ईंधन या जो कोई ईंधन होगा उसका ऊष्मीय मान वह मात्रा कहलाता है जो कि उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु में, मतलब ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है, उसी को उसका ऊष्मीय मान कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन संख्या होता क्या है, यह जो पेट्रोल का एंटी नॉक गुण है ना, उससे पता लगता है ऑक्टेन संख्या से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या जो है वो गुणता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो सीटेन संख्या डीजल के लिए किया जाता है। देखिए जिस तरह से ऑक्टेन संख्या जो है वो गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता के मापन में प्रयुक्त किया जाता है, उसी तरह से सीटेन संख्या का प्रयोग भी जो है वो डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण हेतु किया जाता है। डीजल का दहन कैसे होता है, अब अगर डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में अगर आप अंतर देखिएगा तो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, मतलब उसमें स्पार्क के द्वारा नहीं होता है, स्पिंडन के द्वारा कराया जाता है। और इस तरह से डीजल जो है वो डीजल ईंधन जो है वो स्पिंडित किए जाने पर जितना जल्दी प्रज्वलित होता है उसकी सीटेन संख्या जो होगी वो उतनी ही अधिक होगी।
आगे कह रहा है कि डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या है। तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन डीजल की वाष्प और वायु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता है। जैसे पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है, स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क जनरेट कर देता है, लेकिन डीजल इंजन में ऐसा कुछ नहीं होता है। डीजल इंजन में सिलेंडर के भीतर ही हवा को कंप्रेस कर दिया जाता है और उस पर फिर डीजल का छिड़काव कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डीजल की वाष्प और वायु। आगे कह रहा है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैसें जो है वो मुख्यतः होती है। तो मुख्यतः क्या होती है? मीथेन होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। देखिए, जो घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली जो बायोगैस या गोबर गैस होता है, इसका मुख्य घटक कौन होता है? मीथेन होता है। ठीक है, और यह गैस जो है वो दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, इसी के कारण इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन जो है वो गैस के रूप में उपयोग की जाती है। तो किसका उपयोग किया जाता है? मीथेन का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। नेक्स्ट कह रहा है बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? बायोगैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ का जैविक विखंडन होता है, तो उससे जो उत्पन्न गैस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। आगे कह रहा है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो एक बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन प्रक्रिया। नेक्स्ट कह रहा है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव होगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है। तो अभी हम लोग को देखा एलपीजी में क्या क्या होता है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, लेकिन मुख्यतः रूप से अगर पूछा जाए तो मुख्यतः रूप से इसमें होता है क्या क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मुख्यतः रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। प्रोपेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोपेन क्या है? C3H8 और ब्यूटेन क्या है? C4H10। ठीक है, इन दोनों के मुख्यतः इन दोनों का मिश्रण ही होता है एलपीजी। एक चीज़ और एलपीजी से याद रखिएगा, एलपीजी में रिसाव की पहचान के लिए उसमें हम लोग मरकैप्टन मिला देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड ईंधन गैस दिए हुए हैं और दूसरे साइड उसके प्रमुख घटक दिए हुए हैं। देखिए, तो सीएनजी की अगर बात कीजिएगा तो इसके प्रमुख घटक क्या है? मीथेन और इथेन है, तो यह इसके साथ मैच करेगा। एलपीजी की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। ठीक है, कोल गैस की अगर आप बात कीजिएगा तो कोल गैस का मुख्य घटक है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर या जल गैस का है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है कि घरेलू एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसी के कारण अगर आप दाब मापक यंत्र को लगा भी दीजिएगा तो एलपीजी सिलेंडर जो होगा वो गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति जो है वो किस रूप में की जाती है। तो उसको किस रूप में किया जाता है? लिक्विड के फॉर्म में अभी हम लोग ने देखा, एलपीजी में उसको कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तरल के फॉर्म में। नेक्स्ट कह रहा है कि सीएनजी क्या है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए, जो मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है उसके 1% से भी कम आयतन पर अगर प्राकृतिक गैस को स्पिंडित कर दिया जाए तो सीएनजी का उत्पादन हो जाता है। आगे कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। तो सीएनजी में मुख्यतः क्या है? मीथेन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, CH4 है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल जो है वो टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ। ये गलत है। भारत का प्रथम जो एलएनजी टर्मिनल है वो दहेज, गुजरात में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। फिर कह रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस में से प्राकृतिक गैस और द्रवों का पृथक्करण किया जाता है और इनमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित हैं। ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है।
आगे कह रहा है कि गैसोहोल है, तो गैसोहोल क्या है, इसमें 10% क्या होता है, एथाइल अल्कोहल होता है और 90% गैसोलीन यानी पेट्रोल होता है, और ये यही दोनों का मिश्रण जो है वो गैसोहोल कहलाता है। तो यानी एथील अल्कोहल प्लस पेट्रोल इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला जो है वो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही है। गैसोहोल जो है वो बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है, ये गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा गैसोहोल जो है वो इथाइल अल्कोहल और गैसोलीन यानी पेट्रोल का मिश्रण है। भूतापीय ऊर्जा जो है वो एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, यह जो है वो बिल्कुल सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कथनों में से कौन सही है, तो 1, 3 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए पेट्रोल में हम लोग क्या मिलाते हैं, पेट्रोल में हम लोग टेट्रा एथाइल लेड मिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड टेट्रा एथिल मिलाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2। यह क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका गलनांक होता है -12.9 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। मतलब देखिए डीजल इंजन में होता क्या है कि भारी बोझ को खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करना होता है, जो कि इन भारी वाहनों की कुल ईंधन खर्च में कमी लाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेडियल टायर में क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, मतलब घर्षण बल जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण जो मोटर कार होगा उसकी जो इफिशियंसी होगी, मतलब कार्य क्षमता होगी, वो बढ़ेगी। फिर कह रहा है बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप, ये भी सही है, क्योंकि देखिए बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप से ईंधन जो है वो कम खर्च होगा और गति भी बढ़ जाएगी। फिर आगे कह रहा है उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित, ये भी है, क्योंकि उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित कार्य प्रणाली जो है वो मोटर को गर्म होने से बचाता है, जिसके कारण उसकी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। सुप्रभावी ढांचा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4 जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस जो है वो सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वो निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है, तो यह हाइड्राइड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्राइड। देखिए हाइड्रोजन गैस को जब बहुत कम तापमान पर आप पॉलीडियम हाइड्राइड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ताकि वो निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। क्लियर है। चलिए, तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट के वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।